हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का पार्ट 16 और मेन जो हाईलाइटेड टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे रिट्स, क्योंकि रिट्स जो है पिछली वीडियो में टोटली कवर नहीं हो पाया था, तो आज रिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गवर्नर ऑफ ए स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में यानी कि विधान परिषद के बारे में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 16 इंडियन पॉलिटी का। लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, आपसे पूछा था, कई बच्चों ने आंसर भी दिया इसका, कईयों ने सही भी दिया, कईयों ने गलत भी दिया। चलो मेन बात यह है कि एटलीस्ट आप लोगों ने रिप्लाई तो दिया। सही गलत वो बात की बात है, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इशू ए रिट टू ए पर्सन और टू एन इंस्टीट्यूशन टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी इट इज़ कॉल्ड। आपको पता ही है कि बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रिट दी गई हैं, और जब कोई कोर्ट किसी इंस्टीट्यूशन को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोलता है तो उस समय पर लगाई जाती है रिट, जिसका नाम है मैंडमस। आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, ए रिट ऑफ मैंडमस इज ए कोर्ट्स ऑर्डर कमांडिंग एन इंफीरियर कोर्ट और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म एन ऑफिशियल ड्यूटी करेक्टली। यानी कि एक सुपीरियर कोर्ट या तो इंफीरियर कोर्ट को या फिर पब्लिक अथॉरिटी को उसकी ड्यूटी सही से परफॉर्म करने के डायरेक्शन दे सकती है अंडर मैंडमस रिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार हम ना पांचों रिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली रिट है हैबिस कॉर्पस, दैट मीन्स यू मे हैव द बॉडी। इसका हम ना एक अच्छे से एग्जाम्पल की वजह से समझते हैं। मान लीजिए किसी आदमी को पुलिस ने डिटेन कर रखा है विदाउट एक प्रॉपर रीज़न। तो बेसिकली होगा क्या, उस केस में जो आदमी डिटेन हुआ है उसके फैमिली रिलेटिव या कोई भी जान पहचान वाला बंदा कोर्ट के अंदर जो है हैबिस कॉर्पस की रिट लगाएगा। तो अब कोर्ट क्या करेगा, रिट इशू करेगा और जिस अथॉरिटी ने उसको डिटेन कर रखा है उसके बारे में रीज़न मांगेगा कि किस वे से आपको, किस आधार पर आपने उसको गिरफ्तार किया। अगर कोर्ट को लगता है कि उसका जो डिटेन है अनलॉफुली है तो वो उसको जो है रिलीज़ करने के ऑर्डर देगा। और बात ये भी देखने वाली है कि आपको जब भी हैबिस कॉर्पस लगेगी कि 24 आवर्स के अंदर जिस अथॉरिटी ने इसको डिटेन किया है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सेकंड है मैंडमस, जिसका मतलब है वीक कमांड। ये वही क्वेश्चन है जैसे पिछला डिस्कस किया था कि पब्लिक अथॉरिटी को या इन्फीरियर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को उसकी ड्यूटी करेक्टली परफॉर्म करने के लिए वो आदेश दे सकती है। नेक्स्ट है शर्शरी। शर्शरी और प्रोहिबिशन जो है वो एक तरह से थोड़ी सी डिफरेंट है, सेम है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं ट्राई करूंगा कि अच्छे से आपको समझाऊं इसको। मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है और केस चलते टाइम पे एक रिट जारी की जा सकती है सुपीरियर कोर्ट की द्वारा इंफीरियर कोर्ट को प्रोहिबिशन की, यानी कि जजमेंट देने से रोकी देगी, यानी कि जो उसकी प्रोसीडिंग चल रही है ना उसको रोक देगी पर्टिकुलर केस में। और शर्शरी क्या होता है जी, इसको सरशोरी भी कह देते हैं। मान लो एक लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर ऑलरेडी पास कर चुका है, अपना वर्डिक्ट दे चुका है, तो उस ऑर्डर को, और वो गलत दिया गया है, ऐसे नहीं कि सही ऑर्डर को भी गलत, मतलब कि सही ऑर्डर को भी क्वैश कर देगा। मान लीजिए कोई इन्फीरियर कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया है, लेकिन उसके खिलाफ जो है शर्शोरी रिट लगाई है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और उसको लग भी रहा है कि हायर अथॉरिटी को कि जो इन्फीरियर कोर्ट है उसने कुछ ना कुछ गलती की है, तो वो नया ऑर्डर पास करेगा और जो ऑर्डर ऑलरेडी लोअर कोर्ट ने पास किया हुआ उसको वो क्वाश कर देगा, ख़त्म कर देगा। दोनों में हल्का सा डिफरेंस यही है कि ये डिसीजन देने के, वर्डिक्ट देने के बाद यूज़ की जाती है, ये उससे पहले ही यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट है क्यो वारंटो, यानी कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी या फिर बाय व्हाट अथॉरिटी। बेसिकली ये करती क्या है कि किसी पर्सन को पब्लिक ऑफिस रिटेन करने से जो है रोकती है, यानी कि वो उसके पद के लायक भी नहीं है। मतलब कि अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की भर्ती हुई है, लेकिन एक ऐसी पोजीशन पे भर्ती हो गई ना तो जिसके बारे में कोई एडवर्टीजमेंट निकाली गई, ना कोई एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में, लेकिन स्टिल उस पोस्ट के ऊपर किसी भी व्यक्ति को बिठा दिया गया है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि इसी जगह पे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो उस समय पर ना आपको वारंटो जो है, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट का जो है एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, हनन हुआ है, कि आपको एक तरह से इक्वल राइट नहीं दिया गया उस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप उस आदमी के खिलाफ जो है आप ये रिट लगा सकते हो
फिर बाद में उसको पब्लिक ऑफिस अटेन करने वाले इंसान को या फिर अथॉरिटी को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बेसिस पे आपको ये अपॉइंटमेंट दी गई है। अगर वो इलीगल रहेगी या अनलॉफुली रहेगी तो उसको पोस्ट से हटाया भी जाएगा। लेकिन ये ना एमएलए वगैरह के लिए नहीं होता चीज़ें, ये एक पब्लिक ऑफिस के लिए ही होती हैं। आई होप आपको क्लियर होगी होंगी। एक बार प्रोविजन भी आपको बता देता हूँ। प्रोविजन का मतलब होता है कि फॉरबिड करना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और जुडिशियल ऑफिसर को बोलती हैं किस केस में या तो उनकी जी जुरिडिक्शन है वो एक्सेसिव जुरिडिक्शन है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जुरिडिक्शन है, और या फिर दे एक्ट अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस, तो उसके ऊपर वो स्टे ऑर्डर दे देती है। अब मैच भी कर लेते हैं जी। पांचों मैंने रिट ला दी हैं ताकि आपको याद रहे। हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी, को वारंटो और इनके मतलब। हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहले में बोल रखा है जी ए का 2 है, दैट मीन्स ए का सेकंड है। हैबियस कॉर्पस का मतलब है बाय विच अथॉरिटी। क्या ऐसा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि हैबियस कॉर्पस क्या है, लेट अस हैव द बॉडी। तो ए गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है सेकंड में बी ऑप्शन में ए का 4। मैं एक बार इसको रेज कर देता हूँ। ये है ए का 4 जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है बी का जो है थर्ड है, मैंडमस वी कमांड, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है सी का जो है 5 है, प्रोहिबिशन जो है रिट टू सबॉर्डिनेट, ये भी बिल्कुल सही है। या फिर इसको मैं बोल दूँ टू फॉरबिड। बेसिकली यहाँ पे आना भी टू फॉरबिड ही चाहिए। उसके बाद बोल रहा है डी का जो है वो 2 है, शर्षरारी का बाय विच अथॉरिटी है, तो ये गलत है क्योंकि बाय व्हाट अथॉरिटी जो होता है वो को वारंटो के लिए होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत है इसका। फिर डिस्कस करते हैं ए का 4, ऑब्वियस सी बात है, पहले देख चुके हैं। बी का थर्ड, ये भी सही है। सी का 5, ये भी बिल्कुल सही है। डी का जो है 1 है, ये भी बिल्कुल सही है। और को वारंटो बाय विच अथॉरिटी, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और अभी भी मैं रिट आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा अगर कुछ ना समझ में आया हो तो। नेक्स्ट है द रिट ऑफ सर्चरी इज इशूड बाय ए सुपीरियर कोर्ट। इनके जो रिट सर्चरी इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो किसको की जाती है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि टू एन इन्फीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग इन ए केस फॉर रिव्यू पर्पस के लिए। देखो रिट, इस रिट के बारे में मैंने पहले बताया था, सर्शरी और प्रोहिबिशन रिट के बारे में। सर्शरी क्या है? बेसिकली जो वर्डिक्ट दिया जा चुका है उसके रिव्यू के लिए होता है, और प्रोहिबिशन जो होता है वो ऑन गोइंग केस के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो कह रहा है कि स्टॉप करने के लिए, दैट मीन्स गलत है, वो प्रोहिबिशन के केस में होता। ऑफिसर को पर्टिकुलर ऑफिस के राइट्स के बारे में बताया जा रहा है, एंड के भी सर्शरी में नहीं होता। 24 घंटे में प्रोड्यूस करने को बोला है, तो ये भी नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। आपको अगर नॉलेज भी नहीं है, अगर लिटिल नॉलेज भी है, तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट के बारे में। जो स्टेट गवर्नर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पूछ रहा है कि हु इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली अगर मैं, जैसे आपने पार्लियामेंट पढ़ा था, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है ना, सेम उसी तरह स्टेट के लिए गवर्नर जो है एक्ट करता है। हाँ, कुछ पावर जो है कम ज़्यादा हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कौन सी पावर है कौन सी नहीं है। लेकिन जो प्रेसिडेंट का काम होता है सेंटर के लिए, वही सेम गवर्नर का काम होता है स्टेट के लिए। तो उस हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा जी? वो होगा गवर्नर। वो अलग बात है कि पावर जो है एग्जीक्यूटिव पावर ज़्यादा है वो सीएम के पास होंगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली हेड वही रहेगा। अब जैसे पार्लियामेंट कैसे बनता है हमारा? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा में। उसी तरह सेम अगर मैं एक स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूं तो उसमें गवर्नर होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एक काउंसिल जो है हर एक स्टेट में नहीं होगी, कुछ गिने चुने स्टेट्स के अंदर ही है। अदरवाइज लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हर एक स्टेट के अंदर है, और कुछ यूनियन टेरेटरीज के अंदर भी है। और इसी प्रोसेस को अगर जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, उसको हम क्या बोल देंगे? बाय कैमरलिज्म बोल देंगे। क्योंकि बाय कैमरलिज्म क्या है? सेंट्रल लेवल पे तो है ही है, क्योंकि दो हाउसेज हैं। यूनिकैमरल का मतलब होता है एक हाउस होना, बाय कैमरल का मतलब होता है दो हाउसेज होना। सेंटर पे पता है हमें कि राज्यसभा और लोकसभा जो है वो बाय कैमरलिज्म है सेंटर पे। स्टेट लेवल पे कब होगा? जब विधानसभा, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और विधान परिषद, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। इस सेंटर के केस में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो जी प्रेसिडेंट होएगा, और स्टेट के केस में जो हेड ऑफ स्टेट है वो है गवर्नर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस लाई जाएं ताकि चीज़ों की क्लैरिटी हो। और अभी मैंने इंडियन ज्योग्राफी की भी सीरीज जो है शुरू कर दी है, फर्स्ट पार्ट उसका आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई बटन आएगा, वहाँ पे जाकर दे सकते हैं, ताकि आप लोगों को बेसिक नॉलेज के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग हो कि असल में आपको रट्टा ना मारना पड़े, आप चीज़ों को समझ के करें। उसके बाद बोल रहा है कि 4 स्टेटमेंट दी गई हैं गवर्नर के बारे में, तो उनमें से कौन सी नॉट ट्रू है, यानी कि कौन सी गलत है। कई बार ट्रू नॉट ट्रू में आदमी फंस जाता है, नहीं देख पाता अच्छे से। तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन यही है कि पूछा क्या गया है, सही पूछा है गलत पूछा है। तो इसमें पूछा है कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है भाई, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पूछा गलत है। ही कैन बी गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है जी, एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। उसके बाद है ही होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर, ये बात तो बिल्कुल सही है जी कि वो 5 साल के लिए अपना ऑफिस टर्म जो है अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वो रहता है, लेकिन ऑफिशियली जो है 5 साल ही होती है। नेक्स्ट बोला गया है ही कैन बी रिमूव्ड अर्लियर इफ द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट पासिस ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए मैं पंजाब स्टेट की बात करता हूँ, कि यदि उसके पर्टिकुलर 5 साल कंप्लीट होने से पहले उसको हटाना चाहे तो पंजाब का लेजिस्लेचर क्या करेगा, उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करेगा स्टेट में, तो उससे उसको हटा दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, स्टेट लेजिस्लेचर का इसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है। तो नोट ट्रू पूछा था, दैट मीन्स आंसर तो हमारा हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी। अब समझ लेते हैं कि उसको हटाया कैसे जाता है। एक गवर्नर को हटाया जा सकता है उसका टर्म कंप्लीट होने से पहले, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके कहने पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। लेकिन इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है, इनके हटाना और लगाना सेंटर के पास है, स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, नॉट ट्रू है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर, यानी कि एक गवर्नर जब अपना पद ग्रहण करता है तो उस समय पे जो ओथ होती है, शपथ है, तो उसको कौन दिलाता है जी। तो अपॉइंट करने का काम किसका होता है जी, प्रेसिडेंट का, लेकिन ओथ दिलाई जाती है उस कंसर्न्ड स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई ये आईएएस के जीएस प्री में पूछा गया था 2013 के अंदर। इसमें पूछा है कि एक गवर्नर के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट है, इन चारों को ना डीपली डिस्कस करेंगे। तो अपना एक बार ना भाई कंसंट्रेशन हाई रखना, अगर कहीं और से शोर आ रहा है तो एक बार के लिए आप इस वीडियो को आराम से हेडफोन लगा के देखना। क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट एट ए सेम टाइम, यानी कि एक व्यक्ति को एक समय पर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर नहीं बनाया जा सकता। क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं है जी, उसको बनाया जा सकता है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो होगी गलत होगी। यहाँ पे कैन नॉट ने सारा खेल बिगाड़ दिया, अगर कैन होता तो इसको हम ओके कर देते, यानी कि सही मान लेते। अब हम सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया था कि चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन दोनों के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है जी, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और अगर ये रेजिग्नेशन देंगे तो ये इन्हीं को देंगे, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही देंगे। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला गया कि अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा की जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी जी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में। नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज हर पोस्ट। ये कह रहा है कि अगर किसी गवर्नर को उसकी पोस्ट से हटाना है तो उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट भाई बिल्कुल सही है, यानी कि
किस ग्राउंड पे उसको हटाया जाएगा ये नहीं दिया। जैसे मैंने कल जजेस के बारे में बात की थी ना पिछली वीडियो में, कि इनकैपेसिटी हो या एक दो पॉइंट और थे, उस मतलब कि ग्राउंड होता है उसका कोई ना कोई, लेकिन गवर्नर को हटाने के लिए कोई ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं अभी रिसेंटली बात करूँ कुछ दिन पहले जो पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे किरण बेदी, उनको अपनी टर्म कंप्लीट होने से पहले ही हटाया गया है, क्योंकि ग्राउंड्स तो कोई है नहीं भाई, पूरा कंट्रोल इसका सेंटर के ऊपर होता है। क्योंकि स्टेट के केस में गवर्नर होता है अपॉइंटेड, और जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उस केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, इसको कि हम हिंदी में उपराज्यपाल बोलते हैं। उसके बाद है, वैसे हमने आंसर तो हमारा पता लग गया, लेकिन फिर भी क्लैरिटी के लिए हम ऑप्शन नंबर डी को भी अच्छे से देखेंगे। इन द केस ऑफ यूटी यूनियन टेरिटरी हैविंग ए लेजिस्लेटिव, यानी कि पुडुचेरी में जैसे लेजिस्लेचर है, दिल्ली के अंदर है, और कश्मीर भी को भी इंक्लूड करेंगे अब भाई हम, क्योंकि पहले स्टेट था अब यूटी हो गया, वहाँ पे लेजिस्लेटिव भी है। तो चीफ मिनिस्टर क्या कह रहा है, इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। देखो ये तो पता ही है कि जिसके पास मेजोरिटी होगी सीएम वही बनेगा, लेकिन यहाँ पे हल्की सी गलती पता क्या की हुई है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रखा है, यहाँ पे आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर बात होती है स्टेट की, स्टेट के केस में जो सीएम है उसको अपॉइंट करता है जी गवर्नर, लेकिन अगर यूटी की बात की जाएगी तो वहाँ पे जो सीएम है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करता है। हल्का सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाता तो ये सही हो जाती। आई होप आप लोगों को ये स्टेटमेंट क्लियर होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज की हमारी वीडियो का। नेक्स्ट कह रहा है जी, द अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोगुलेटेड बाय गवर्नर इज नेसेसरी। देखो जिस तरह से प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस जारी करने की, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश, तो वो अंडर आर्टिकल 123 कर देता है। उसी तरह से सेम स्टेट का गवर्नर भी स्टेट के लिए अंडर आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस जो है जारी कर सकता है, और ये होता तभी है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। जैसे कि आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो जो फार्मर बिल थे, ये पहले इनका ऑर्डिनेंस लाया गया था, और फिर ये ऑर्डिनेंस लैप्स ना कर जाए, क्योंकि इनका पीरियड जो होता है लैप्स करने का 7.5 मंथ का होता है। अगर 7.5 मंथ तक ये पार्लियामेंट में पास नहीं होते हैं तो ये लैप्स कर जाते हैं, लेकिन ये लैप्स नहीं हुए, पार्लियामेंट में भी इनको पास कर दिया गया। आपको पता ही है कि अभी भी किसान जो है दिल्ली में बैठे हैं। अब मैं बात करता हूँ कि स्टेट के केस में, सेंटर के केस में तो प्रेसिडेंट वाला पार्लियामेंट के पास चला जाएगा, लेकिन स्टेट के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होना जरूरी है। अगर इन केस वहाँ पे काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो काउंसिल में भी जाएगा। बेसिकली इसकी टर्म जो होती है वो 6 मंथ की होती है, 6 मंथ की, प्लस जैसे ही जो असेंबली है वो सेशन में आएगी, मोशन में आएगी, तो 6 वीक्स के अंदर, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर उसको पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो इनकी जो वैलिडिटी है वो 7.5 मंथ की बन जाती है। तो आंसर क्या होगा इसका, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट गवर्नर इज नॉट ट्रू। फिर से पूछ रहा है कि स्टेट गवर्नर के बारे में नॉट ट्रू है, यानी कि स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले कह रहा है इज ए पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये बात तो मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि गवर्नर इज ए पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि जब लेजिस्लेचर से बिल पास होता है तो वो फाइनली साइन होने के लिए गवर्नर के पास ही जाता है। नेक्स्ट कह रहा है ही कैन पार्डन ए सेंटेंस ऑफ डेथ। तो जी ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बेसिकली जो इम्प्रीजनमेंट मिलती है उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, यानी कि रिग्रेस को जो है सिंपल इम्प्रीजनमेंट में चेंज कर देगा, या और भी काफ़ी सारे उसके पास पावर्स हैं, लेकिन किसी की डेथ सेंटेंस को क्षमा करने की पावर स्टेट गवर्नर के पास नहीं होती है। ये अंडर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है ये पावर। क्लियर है आई थिंक आपको, आंसर तो हमें पता लग गया है कि ये गलत है। फिर भी नेक्स्ट 2 पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि ही डज नॉट अपॉइंट जज ऑफ ए स्टेट ऑफ हाई कोर्ट। ऑब्वियस ही बात है वो अपॉइंट नहीं करता है, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कंफ्यूजन नहीं होना भाई, गलत पूछा था क्वेश्चन में, गलत यही है। उसके बाद ही हैज़ नो इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर जो है वो भी प्रेसिडेंट के पास है। 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं भाई, 362, 366 और 370। आई थिंक मैं गलत बोल गया, 352, 356 और 360। नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल। अब ठीक है, कई बार ना बोलते बोलते गलत बोला जाता है, लेकिन क्लियर करना भी उसका मेरा ही फर्ज है।
नेक्स्ट है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया, यानी कि आज़ादी के बाद किसी स्टेट की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो वो थी जी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिनका नाम है सरोजनी नायडू। वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी गवर्नर इन 1947, और ये सेकंड महिला प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की और पहली भारतीय महिला थी। इसी में फ़र्क है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू आएगा, या फिर अगर दूसरी महिला पूछा जाए तो वो होगा सरोजिनी नायडू। पहली कौन थी? वो एनी बेसेंट थी भाई। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर। अब जैसे प्रेसिडेंट कुछ अपॉइंटमेंट करता है, उसी तरह से स्टेट गवर्नर भी कुछ अपॉइंटमेंट करता है। किस किस की करता है, लिस्ट देख लेते हैं जी। पहले क्या करेगा? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, उसके जो अदर मिनिस्टर हैं स्टेट के, चीफ मिनिस्टर के कहने पे उनको भी अपॉइंट करेगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता जी। बाद में कह रहा है कि एडवोकेट जनरल को करेगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है जी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को करेगा, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके चेयरमैन को भी करेगा, उसके मेंबर को भी करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता है जी। और जो उस स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटी पढ़ती हैं उनके वाइस चांसलर को भी अपॉइंट जो है गवर्नर ही करता है। तो आंसर क्या होगा इसका? जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नर। ये तो क्वेश्चन मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पिछले 2-3 वीडियो में, तो आपको टिप्स पे हो भी गया होगा, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि चीज़ों को बार बार रिपीट करूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। अब ये कह रहा है कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट कंसिस्ट। स्टेट का लेजिस्लेचर क्या कंसिस्ट करता है? उसके अंदर काउंसिल और गवर्नर होता है जी, सिंपल। सेकंड कह रहा है कि असेंबली और काउंसिल होती हैं। थर्ड कह रहा है कि असेंबली और गवर्नर होता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि गवर्नर, असेंबली एंड काउंसिल वेयर इट एग्जिस्ट। तो ये एक तरह से ना स्टीक स्टेटमेंट में फोर्थ को ही बोलूँगा। पता है क्यों? क्योंकि असेंबली तो हर एक जगह है ही है, और गवर्नर भी होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट जहाँ पे इसने बोल दिया ना वेयर इट एग्जिस्ट, यानी कि जहाँ पर काउंसिल एग्जिस्ट करती है वहाँ पर इसको काउंट किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कितने टाइम के लिए उसको डिटेन कर सकती है, यानी कि कितने टाइम के लिए ऑर्डिनरी बिल को रोक सकती है। ये ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात हो रहा है जी, मनी बिल के बारे में बात नहीं हो रही है। पहले क्या होगा कि वो एलए के अंदर पास होगा, यानी कि विधानसभा के अंदर पास होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पास होगा। तब क्या किया जाएगा? वो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि एलसी को विधान परिषद को सौंप दिया जाएगा पास करने के लिए। लेकिन अगर विधान परिषद चाहे तो उसको एक पीरियड ऑफ 3 मंथ के लिए वो विद होल्ड कर सकता है, और चाहे तो पास भी ना करे रोकने के बाद भी। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर 3 मंथ हो जाएगा? जी नहीं, बिकॉज मान लीजिए उन्होंने 3 महीने के लिए रोका और पास भी नहीं किया, तो अब क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक सेकंड टाइम जो है वो फिर से ऑर्डिनरी बिल पास होगा और फिर से एलसी के पास जाएगा। तब भी एलसी उसको 1 मंथ के लिए और रोक सकता है, यानी कि 3 महीने ये, 1 महीना ये, तो टोटल वो 4 महीने के लिए किसी ऑर्डिनरी बिल को डिटेन कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो का जी, बिकॉज नॉर्मली आपको इस तरह का क्वेश्चन और जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट इज द राइट मेथड टू इस्टेब्लिश और कैंसल द सेकंड चैम्बर इन द स्टेट। अब आपको पता है कि सेकंड चैम्बर कौन सा है जी? वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक यही ऐसा हाउस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में जिसको कि बनाया भी जा सकता है और एबोलिश भी किया जा सकता है। तो इसको बनाने का कारण और एबोलिश करने का मेथड क्या है? इसके अंदर होगा क्या? आर्टिकल 169 का फर्स्ट क्लाउज कहता है कि पार्लियामेंट ही इसको क्रिएट कर सकता है और एबोलिश कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए जो पर्टिकुलर स्टेट है उसकी असेंबली से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और नॉट लेस देन 2/3 की मेजोरिटी चाहिए जी। ठीक है, इनकी मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और 2/3 मेजोरिटी बनने के बाद वो पार्लियामेंट के पास जाएगा। फिर पार्लियामेंट के का मतलब कि रेजोल्यूशन पास करना ना करना वो पार्लियामेंट की मर्जी है, लेकिन स्टेट से लॉ पास होकर जाना चाहिए। प्रपोजल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद फुल मेजोरिटी अलोंग विद लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो ये इसका एक राइट मेथड है। फिर से एक बार हम ये देख ही लेते हैं जी वीडियो में कि जब बाई कैमरलिज्म होता है तो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा होता है। जब स्टेट में बाई कैमरलिज्म होगा तो विधानसभा और विधान परिषद होगी। और अगर स्टेट में यूनी कैमरल होगा तो वन हाउस होगा, तो उस केस में असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट दी हैं, कौन सी करेक्ट है? ये भी भाई साहब पीसीएस के अंदर पूछा गया पहले कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन द हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। मतलब कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी जो स्ट्रेंथ है, इनके मेंबर ऑफ
काउंसिल जो होंगे वो उस स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा है उसके साइज़ का हाफ होंगे। क्या ऐसा होता है भाई? ऐसा नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है कि विधानसभा के अंदर तो 60 से लेकर 500 तक मेंबर हो सकते हैं। हाँ, कुछ स्टेट में जो हैं 60 से भी कम है, लेकिन वो एक तरह से एक्सेप्शनल है क्योंकि वहाँ पे इतनी सीट बनती नहीं है, क्योंकि ये पॉपुलेशन के हिसाब से सीट जो है बढ़ती या कम होती हैं। यानी कि कम से कम 60 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकती हैं। और परिषद के अंदर क्या होगा कि 40 से कम नहीं होंगी और जो इसकी स्ट्रेंथ है उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि इज़ लार्जर इन 1/2 ऑफ द, यानी कि हाफ से लार्जर हो सकती है। तो क्या हो सकता है जी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, 1/3 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, 40 और 1/3 के बीच में ही रहेंगे। उसके बाद कह रहा है कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट नॉमिनेटेड द चेयरमैन इफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका चेयरमैन है उसको नॉमिनेट करता है स्टेट का गवर्नर। तो ये भी बिल्कुल गलत है जी, ये नॉमिनेट नहीं होता जी, चूज़ किया जाता है उन्हीं के मेंबर में से। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे भी, हालांकि आज की वीडियो जो है काफ़ी लंबी चल पड़ी है, 26-27 मिनट की हो गई है। इसको भी डीपली डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी है। क्या क्वेश्चन है? वो ये कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी कि विधान परिषद है उसके अंदर उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे? 1/10, 1/8, 1/7, 1/6। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। हालांकि इसका आंसर मैंने तैयार किया हुआ है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। लेट्स सी कि कितनों को एक क्वेश्चन का आंसर आता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला है तो भाई लाइक करें, नंबर ऑफ़ लाइक्स बहुत कम आते हैं एज़ कम्पेरिजन टू मैं अगर व्यूज़ की बात करूँ। और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़ पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।